हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी ही इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज इस वीडियो में हम हमारी बुक जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है इफ सो हैपेंड, उसका 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 6th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द फाइट। ये दो लड़कों के बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में है। अब वो लड़ाई कैसे ख़त्म होती है, कैसे सुलझती है, क्या वो दोस्त बनते हैं या उनमें से किसी एक को चोट लग जाती है, क्या होता है वो हमें पता चलेगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है जिसमें हम सस्पेंस पर आकर रुकेंगे ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें और जितना हमने पढ़ा है उसके सवालों के जवाब दे सकें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहानी लिखी किसने है। ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। आप पहले भी रस्किन बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं शॉर्ट मॉनसून डायरी में, अगर आपको याद हो तो। और रस्किन बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो मई 1934 में पैदा हुए थे। आप बस इतना याद रख सकते हैं कि वो मई में और 1934 में पैदा हुए थे, कसौली, इंडिया। नाम पर मत जाइएगा, ये व्यक्ति इंडियन हैं। ये पैदा इंडिया में हुए थे और इनके पेरेंट्स, इनकी मदर जो थी वो इंडियन थी, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडिया में ही रहते हैं, ये कसौली में रहते हैं और ये बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही जाने माने कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर हैं। कब, कहाँ के? ब्रिटिश डिसेंट के। ब्रिटिश डिसेंट क्या होता है? जो बिलोंग ब्रिटेन को करते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं इंडियन डिसेंट, हम भले ही जाके अमेरिका में रहने लग जाएं लेकिन अगर हम हैं इंडियन, है ना, हमारे दादा, हमारे पापा ये लोग इंडियन थे तो हम भी इंडियन डिसेंट के ही कहलाएंगे। और वैसे ही ये अपने दादा और अपने पापा की तरफ से इंडियन डिसेंट के ही कहलाते थे। He prolifically authored inspiring children's books and was awarded the Sahitya Academy Award to honor this work of literature. उन्होंने बच्चों के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है लिटरेचर में अच्छा काम करने के लिए। तो हमने देखा रस्किन बॉन्ड जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं, बच्चों की कहानियाँ या बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारे फाइट जो चैप्टर है उसमें पहला कैरेक्टर है जिसका नाम है रणजी। अब रणजी क्या करता है? रणजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। मतलब कि उसको जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब मिलता है जो कि उसको बहुत सा प्राकृतिक तरीके से अट्रैक्टिव लगता है कि अरे वाह कितना सुंदर पूल है, चलो इसमें एक डुबकी तो लगाई जाए। तो रणजी ये पूल डिस्कवर करता है मतलब ढूंढता है, वो पता लगाता है उसके बारे में जंगल में। और प्लंज मतलब ऐसे करके कूद जाना, डुबकी लगा लेना, है ना। एक अच्छी तैराकी करने के लिए उसमें वो डुबकी लगाता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि दो लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, सीरियस ट्रबल हो जाता है बिटवीन हिम मतलब रणजी एंड समवन एल्स, और एक दूसरे व्यक्ति के बीच में। किस वजह से? कि इस तालाब के ऊपर हक अधिकार किसका है। अ फाइट एंस्यूज, और यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और जो पहला राउंड होता है दोनों का लड़ाई का, उसमें दोनों कहाँ पे अपनी लड़ाई खत्म करते हैं? ड्रॉ हो जाता है मैच, कोई हारता जीतता नहीं है, ड्रॉ हो जाता है। दोनों ही एक साथ थक जाते हैं और दोनों ही एक साथ घायल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे समरी ले ली छोटी सी कि रणजी को एक पूल मिलता है, उसके बाद में रणजी वहाँ पे डुबकी लगाता है, लेकिन वहाँ पे एक और व्यक्ति है जो सोचता है कि इस तालाब पे मेरा अधिकार है। तो दोनों के बीच में इस चीज़ से लड़ाई हो जाती है और अंत मतलब पहला जो मैच होता है, पहली जो लड़ाई का राउंड होता है उसमें मैच ड्रॉ हो जाता है, कोई हारता जीतता नहीं है, दोनों थक हार के घर चले जाते हैं। अगले राउंड में क्या होता है वो हमको पार्ट 2 में पता चलेगा। तो पहले पार्ट 1 की डिटेल ले लेते हैं। चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest। मतलब रणजी यहाँ का रहने वाला नहीं था। जहाँ जो कहानी की सेटिंग है ना उसमें रणजी यहाँ पहले नहीं रहता था, अभी आया है। कितना वक्त हुआ है? 1 ही महीना हुआ है उसको यहाँ आए हुए, ठीक है। और उसने उस जंगल में जाके उस पूल को, उस तालाब को ढूंढ निकाला। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। हाइट ऑफ समर यानी बहुत बुरी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही थी। मतलब गर्मी की जो सबसे ऊंची हाइट हो सकती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, वो हो रहा था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और स्कूल अभी तक खुले नहीं थे, छुट्टियां ही चल रही थी। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। सेमी हिल स्टेशन मतलब ये पूरा हिल स्टेशन नहीं है। कहाँ की बात हो रही है? याद रखिएगा, राजपुर की बात हो रही है, ठीक है। तो राजपुर एक सेमी हिल स्टेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ वाला, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है वहाँ पे, लेकिन थोड़े बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ और ऊंची
नीची ज़मीन है। तो इस सेमी हिल स्टेशन में अभी तक उसने कोई दोस्त नहीं बना पाया है 1 महीने के अंदर। He wandered about as a good deal by himself, मतलब कि वो खुद से ही काफ़ी इधर उधर घूम लेता था, चीज़ें देख लेता था, समझ लेता था। Into the hills and forest that stretched away मतलब शहर या जो गांव है, जो कस्बा है, जो भी जगह है, stretched away मतलब उसके आगे, जैसे गांव है उसके आगे जो भी जंगल है या फिर टाउन है उसके आगे जो भी जंगल खिंचता है ना, वहाँ पे पहाड़ जंगल, वहाँ पे वो खुद ही काफ़ी खुद से घूम लेता था। इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, मतलब इंटरमिनेबली का मतलब क्या लिखा है, एंडलेसली, मतलब वो जो जंगल हैं वो एंडलेसली आखिर तक, मतलब ऐसा लगता है अगर हम जंगल के अंदर घुस जाएं तो ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े जंगल हैं। तो वहाँ पे जो शहर है, जैसे ये शहर है तो उसके यहाँ पे जंगल होगा, यहीं से रास्ते निकल के जाते होंगे दूसरे शहरों के लिए। तो जंगल में घुसो तो ऐसा लगता है कि कभी ना ख़त्म होने वाले जंगल हैं जो ये चले जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि रणजी नाम का हमारा मेन कैरेक्टर है, यहाँ पे रणजी की कहानी है मेन, और रणजी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1 महीना कुछ हुआ है राजपुर आए हुए, और यहाँ आकर उसने अभी तक दोस्त नहीं बनाए हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्कूल भी नहीं खुले हैं, तो वो काफ़ी कुछ जो है ये शहर अपने हिसाब से घूम लेता है, अपने आप ही घूम लेता है, अकेले जंगलों में पहाड़ों में चले जाता है, जो उसको ऐसा लगता है कि कभी ना ख़त्म होने वाले जंगल हैं, इतने बड़े बड़े और इतने घने जंगल वहाँ पर हैं जिनमें वो घूमता है। तो अब क्या होता है, इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, वो जो वक्त था, उस साल का जो समय चल रहा था, वो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला वक्त था। एंड रणजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। वेस्ट क्या होता है, शॉर्ट्स तो आप सबको पता ही है, हम निक्कर या फिर शॉर्ट्स कहते हैं, जो नी लेंथ तक के होते हैं ना, घुटने तक के होते हैं, वो शॉर्ट्स कहलाते हैं। वेस्ट होता है, आपने जिम करने वाले लोगों को देखा होगा, जो एक बहुत ही पतले से स्ट्रैप वाली मतलब हाफ टी शर्ट जैसी रहती है और काफ़ी ढीली रहती है, लड़के ज़्यादातर उसे पहनते हैं जिम में, उसको वेस्ट कहते हैं। तो वो वेस्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद चौकी डस्ट, चौकी देखिए ये चौकी लिखा हुआ है, चौकी को देखकर आपको क्या लगता है, CHALKY, चौकी, तो यहाँ पर Y को हटा देंगे तो चौक आ जाएगा, मतलब कि चौक को जब हम पाउडर कर देंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, चौक कभी भी एकदम दरदरा पाउडर नहीं होती है, चौक को आप तोड़ते हैं ना तो बहुत ही चिकना पाउडर होती है ना, बहुत ही चिकना, चिपक जाता है, उसका कलर भी लग जाता है। बस वैसे ही वो डस्ट थी, मतलब जो धूल थी ज़मीन पर वो बिल्कुल चौक की तरह मुलायम और चिपचिपी धूल थी, और वो ऐसी धूल थी कि उसके ब्राउन फीट मतलब उसके पैर हल्के सांवले थे, जो कि उस धूल में चलते हुए सफ़ेद हो गए थे। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप नदी किनारे या कहीं पे गांव में धूल वूल में चलते हो तो आपके पैर जो हैं, कभी जैसे अगर किसी का रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा डार्क है, तो उनके पैर ना उस सफ़ेद सी धूल में, जो हल्की सफ़ेद पीली सी धूल रहती है, उसमें ऐसा लगता है जैसे और सफ़ेद हो गए हो, है ना। बस वही चीज़ यहाँ पे रणजी के साथ हुई। ग्राउंड से वो चौकी सी डस्ट उड़ रही थी। द अर्थ वॉज पार्च्ड, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain। तो ये पूरा यहाँ पे हमको बता दिया है कि कैसा माहौल था और कैसा होना चाहिए था। तो कैसा था, अर्थ वॉज पार्च्ड, पार्च्ड मतलब हॉट एंड ड्राई, जैसे हम कहते हैं ना स्किन, पार्च्ड स्किन होती है। जब आपने देखा होगा कि आप कितना भी बॉडी लोशन लगा लो, कितना भी नारियल का तेल लगा लो, लेकिन स्किन ना बहुत ज़्यादा फटने लग जाती है, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ना वो सूखा नहीं पड़ जाता, ज़मीन पे दरारें आ जाती है वैसी। तो वो जो होता है ना कि गर्मी तो है ही, उसके साथ साथ सूखा भी हो गया, तो उसको कहते हैं पार्च्ड, ठीक है, सूखने की वजह से दरारें बन जाती है ना, वैसा। तो धरती जो थी वो पार्च हो गई थी, गर्म थी और ड्राई हो गई थी। उसके साथ साथ ग्रास हरी नहीं थी, यहाँ पे ब्राउन कलर की हो गई थी। ट्रीज लिस्टलेस, मतलब कि बहुत सारे पेड़ थे, लिस्टलेस उनकी हम लिस्ट नहीं बना सकते। हार्डली स्टिरिंग, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, बिल्कुल एकदम सीधे खड़े हुए थे, कोई नहीं हिल रहे थे। क्यों नहीं हिल रहे थे, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही थी। एक ठंडी हवा का इंतजार कर रहे थे, या फिर एक रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, बारिश का इंतजार कर रहे थे। पेड़ यहाँ पर, जंगल यहाँ पर बारिश का इंतजार कर रहे थे। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रणजी अपनी वेस्ट और अपने शॉर्ट्स में घूमता रहता था, और वो जब चलता था ना पैरों मतलब ज़मीन पर,
धूल में, तो उसकी जो धूल थी उसकी वजह से उसके पैर ना सफ़ेद लगने लग जाते थे, वो हल्की पीली सफ़ेद सी जो धूल रहती है वो धूल थी। और उसके साथ साथ वो ये बताते हैं यहाँ पर हमारे राइटर कि जो माहौल था वो कैसा था, बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही सूखा पड़ गया था, मतलब उमस तो कहीं से कहीं तक नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे पेड़ थे, घास हरी नहीं थी, ब्राउन कलर की हो गई थी, और पेड़ सीधे खड़े हुए थे बेचारे इस इंतज़ार में कि एक ठंडी हवा का झोंका आए जो हमें हिला दे, या फिर एक शावर हो जाए बढ़िया सा बारिश का, तो फिर मज़ा आ जाए। लेकिन गर्मी तो बढ़ती ही जा रही थी। आगे क्या होता है, इट वॉज ऑन सच डे, इसी ऐसे ही एक दिन की बात है, अ हॉट टायर्ड डे, एक ऐसा दिन जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था और अब बहुत ज़्यादा थकान देने वाला था। आपने कई बार ध्यान दिया होगा गर्मियों के मौसम में हमें कुछ ना करके भी आलस आता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा मन करता है हम बस ठंडी हवा में, एसी में या कूलर में या पंखे के नीचे ही सही पर सोते रहें। That Ranji found the pool in the forest. ऐसे ही एक गर्म और थकान देने वाले दिन की बात है जब रणजी को उस जंगल में ये तालाब मिला। The water had a gentle translucency. Translucency का मतलब क्या होता है, आर पार, पारदर्शिता, क्लैरिटी, पॉसिबल टू सी थ्रू, जैसे कि आप ग्लास देखते हैं, है ना, कांच होता है, वो आईना वाला कांच नहीं, आप जैसे तो चश्मा लगाते हैं तो उसके आपको आर पार बिल्कुल दिख जाता है, एकदम करेक्ट दिख जाता है ना, आपको कलर भी चेंज नहीं होता, साइज भी चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आर पार, उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है जो आपको बिल्कुल ही साफ दिख जाए। फिर आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो होता है, ट्रांसलूसेंट मतलब हल्का आपको आर पार दिख जाए, जैसे पानी है, पानी की बोतल है ना, बिल्कुल खाली बोतल है, उसमें आपने पानी भर दिया तो आपको उस पार का दिखेगा, लेकिन बहुत साफ नहीं दिखेगा, दिख जाएगा लेकिन हल्का धुंधला, क्योंकि पानी हिलता डुलता रहता है ना, उस वजह से। तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसलूसेंट था पानी, मतलब कि पानी बहुत ही साफ था। इस ट्रांसलूसेंसी का मतलब ये होता है कि जो तालाब का पानी था वो बहुत साफ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़। तो आपको वो पानी इतना साफ था कि आपको जमीन पर पड़े हुए जो पत्थर होते हैं, हल्के छोटे छोटे पत्थर, वो यहाँ पर दिख सकते हैं। तो क्या था, ऐसे ही एक गर्मी और बहुत ज़्यादा थकान दे देने वाले दिन में रणजी को वो पूल मिला उस जंगल के अंदर, और वो जंगल के अंदर जो पूल था वो इतना साफ था, इतना सुंदर था, बिल्कुल पारदर्शी था। आप उसके आर पार देख सकते थे, पानी के अंदर देख सकते थे, दिख रहा था, इतना साफ पानी था कि उसके ज़मीन पर जो कंकड़ थे छोटे छोटे वो भी दिखाई दे रहे थे। फिर क्या होता है, अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। बहुत सारे जो पत्थर थे उनके बीच में से पानी निकल के आ रहा था। पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है मतलब बहुत प्योर है वो पानी, बहुत ही साफ पानी है वो। लोग बताते हैं कि बहुत सारे पत्थर आपस में जुड़े हुए थे जिसके बीच में से एक स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रही थी, मतलब धारा आ रही थी एक छोटी सी, जो क्या कर रही थी, टू फीड द पूल। फीड द पूल, फीड का जो मतलब होता है खाना खिलाना या कुछ भी खाना खिलाना पिलाना। तो फीड द पूल यहाँ पे मतलब उस पूल को भरने के लिए वो वहाँ पे जो स्ट्रीम थी, ये जो धारा थी पानी की, ये आ रही थी। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट। अभी गर्मी का मौसम था तो वो छोटी धारा थी, है ना, छोटा सा झरना लग रही थी, मिनी झरना। लेकिन अगर मॉनसून का मौसम होता तो यही जो धारा है ये कैसी होती है, टॉरेंट, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम दी हिल्स। टॉरेंट का मतलब होता है रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत तेज बहाव के साथ जो पानी आता है उसको कहते हैं टॉरेंट, है ना। टॉरेंट वो होता है कैस्केडिंग डाउन, मतलब कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल, और इतनी तेजी से बीच के पत्थरों से नहीं, बहुत ऊपर पहाड़ी से आ रही होती, फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ों से झरने की तरह गिर रही होती। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। ट्रिकल मतलब वीक या थिन फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कि आप ऐसे होली नहीं खेलते, बचपन में बच्चे खेलते हैं कि जो पेप्सी या कोको कोला की बोतल होती है, आप उसके ढक्कन पे एक छेद कर लेते हो और फिर ऐसे करके उसको दबाते हो तो एक पतली सी धारा उसमें से निकलती है पानी की। वैसी, मतलब ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई, लेकिन उसी प्रकार से बहुत ही धीमी और बहुत ही कम पानी वाली जो एक धारा है वो अभी गर्मी के मौसम में चल रही थी। तो वो बताते हैं कि इस पूल में पानी कहाँ से आता है, खूब सारे पत्थर एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके बीच में से पानी की एक धारा आती है जो कि इस पूल को भरती है। लेकिन मॉनसून के दौरान
यही धारा जो होती है इतनी तेज आती है, झरने की तरह इतनी तेज बहाव के साथ आती है, ऐसा लगता है पहाड़ों से झरने की तरह गिर रही है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इसलिए वो बहुत ही ज़रा सी छोटी सी एक धार की तरह यहाँ पर लग रही है। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल। और जो रॉक्स हैं वो पूल के अंदर जो पानी है उसको पकड़ के रखे थे, मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, मतलब उन्हीं की वजह से एक बाउंड्री बनी थी कि इतने जगह पर जो है हमको पानी भर के रखना है। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और जो प्लेन का मतलब क्या होता है, जो समतल ज़मीन होती है वहाँ पर जो तालाब बनाए जाते हैं या जो तालाब होते हैं वहाँ उनकी तरह ये सूखता नहीं है, ये तालाब सूखता नहीं है। When रणजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. रणजी ने जब इतना सुंदर साफ सुथरा पूल देखा, तालाब देखा, तो वो उसके अंदर जाने में एक बार भी नहीं हिचकिचाया, उसका तो और मन कर गया। He had often gone swimming alone or with friends. कई बार वो स्विमिंग कर चुका है, अकेले भी और दोस्तों के साथ भी। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana डेजर्ट। राजपूताना डेजर्ट जो है मतलब डेजर्ट के उस एरिया में, उस जगह पर जहाँ पे राजपूताना लोग रहते हैं, जब वहाँ पर, और थर्स्टी टाउन क्यों बोला, वहाँ पानी की बहुत कमी होती थी इसलिए उसको थर्स्टी टाउन कहते हैं। डेजर्ट की बात हो रही है ना, तो वो थर्स्टी टाउन हो गया। तो वहाँ पर जब रहते थे वो लोग, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था रणजी, तो वो अकेले या अपने दोस्तों के साथ कई बार स्विमिंग करने के लिए जाता था। तो उसको एक बार भी हिचकिचाहट नहीं लगी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, सेफ होगा कि नहीं होगा, उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। ठीक है, तो चट्टानों ने जो थे, छोटे छोटे जो पत्थर थे, जो रॉक्स थे, उन्होंने पानी की एक वो बना के रखी थी सीमा की इसके अंदर पूल रहेगा, और ये पूल साधारण तालाबों की तरह सूखता नहीं था। इतने सुंदर साफ सुथरे तालाब को देख के रणजी का मन ललचाया और उसने एक बार भी नहीं सोचा और वो उसमें कूद गया, उस तालाब के अंदर बढ़िया एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार स्विमिंग जा चुका था, अकेले भी जा चुका था और दोस्तों के साथ भी जा चुका था। तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी muddy pools where buffaloes wallowed and women washed क्लोथ्स। अब ये किसके बारे में बता रहा है, ये वो राजपूताना डेजर्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, जब वो वहाँ राजपूताना डेजर्ट वाले जगह पे रहता था तो वहाँ जो तालाब था वहाँ उसने क्या देखा था, स्टिकी मडी पूल, मतलब कि बहुत चिपचिपा पानी, गंदा पानी, उसमें कीचड़ है, जहाँ पे बफेलोज वैलोड, मतलब कि जो आपने देखा होगा भैंस जो होती है वो पानी में बहुत बहुत देर तक डूबी रहती है, कीचड़ में सन जाती है पूरी की पूरी, और पानी में ही डूबी रहती है, क्योंकि इससे उनकी चमड़ी जो होती है ना वो बहुत मोटी होती है, परत जमती जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बफेलोज वहाँ पे कीचड़ में लोड लगाती थी और औरतें वहाँ पर कपड़े धोती थी। तो भाई ऐसी पूल उसने देखे थे जहाँ पे वो इससे पहले जा चुका था। He had never seen a pool like this. ऐसा पूल, ऐसा तालाब उसने आज तक कभी नहीं देखा था। So clean and cold and inviting. इतना साफ, इतना ठंडा और इतना आमंत्रित करने वाला, मतलब ऐसे बुला रहा है वो पूल मुझे कि आओ मेरे पास आओ और यहाँ पर मज़े करो। He leaped into the water, और उसने ऐसे करके डुबकी उसमें लगा दी बढ़िया अच्छे तरीके से। तो जब वो राजपूताना डेजर्ट में रहता था तो वहाँ पे उसने बहुत ही गंदे और कीचड़ से भरे हुए तालाब देखे थे, जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो कपड़े धोती थी किनारे पर बैठकर, और भैंसें वहीं पर जाके कीचड़ में लोट लगाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है इतना साफ और इतना ठंडा और इतना आमंत्रित करने वाला जो तालाब था, ये ऐसा उसने कभी नहीं देखा था, और इसीलिए उसने उसके अंदर डुबकी लगा दी। His limbs were supple, फ्री ऑफ एनी फैट, मतलब उसके जो पैर थे, लिम्स यानी कि जो पैर थे वो कैसे थे, बहुत ही पतले थे, मतलब बिल्कुल उसमें उनके अंदर जैसे जो मोटे लोग होते हैं ना उनके पैर भी काफ़ी मोटे और थुलथुले से होते हैं। यहाँ पे सपल का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्री थे, है ना, उनमें भारीपन नहीं था, उनमें कोई फैट नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, उनका जो शरीर था वो सांवले रंग का था, और जब पानी के ऊपर धूप की किरणें पड़ रही थी तो जो चमक रहा था पानी, उसमें उनका शरीर भी चमक रहा था। ग्लिसन्ड का मतलब होता है चमक रहा था। द नेक्स्ट
नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी। क्वेंच का मतलब होता है ठंड रखना, मतलब वैसे तो ऐसा रहता है किसी भी चीज़ को ठंडक पहुंचाना। जैसे कि जब ठंडक पहुंचाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर का ठंडक पहुंचाना, एक सुकून वाली ठंडक देना। क्वेंच के दो मतलब होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कूल करने के लिए अपने शरीर को, एक होता है क्वेंच करना अपने थर्स्ट को, मतलब अपनी प्यास को बुझाना। उस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आए, अपने शरीर की प्यास को बुझाने के लिए आए इस ठंडे पूल में। quench his body in the cool water of the forest pool। उस जंगल के उस तालाब में वापस से अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए वो आ गए अगले दिन भी। तो क्या हुआ कि उसके जो हाथ पैर थे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा कोई बच्चा तो था नहीं, कोई मतलब बड़ा व्यक्ति तो था नहीं, बच्चा ही था एक तरीके से, तो उसके हाथ पैर बहुत ही दुबले पतले थे, बिल्कुल उनमें कोई फैट नहीं था, और तो और उनका जो सांवला शरीर था वो पानी में चमक रहा था, क्योंकि पानी पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी। और अगले दिन भी उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं फिर से जाऊंगा वहां पे बढ़िया नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees। तो पहले क्या उन्होंने 1 घंटे तक वहाँ पे क्या किया, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, मतलब वो जो पानी है वो हल्का हरे रंग का होता है ना, जो हरियाली के रिफ्लेक्शन की वजह से हरा हो जाता है, उस हल्के हरे रंग के पानी में अंदर बाहर हो रहे थे वो, या फिर उनके पास जो पीले रंग के और चिकने पत्थर रखे हुए थे उस पर हाथ फैला के पड़े हुए थे और आराम कर रहे थे। इन द शेड ऑफ द ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, जो साल के वृक्ष होते हैं उनकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं उनकी छांव में वो उन पत्थरों पर लेटकर आराम कर रहे थे। तो जब अगले दिन वो वहां पर अपना समय व्यतीत करने के लिए गए उस तालाब में, तो वो 1 घंटे तक क्या कर रहे थे, या तो वो पीले रंग की चिकने पत्थरों पर लेटकर आराम कर रहे थे पेड़ की छांव के नीचे, साल के वृक्षों के छांव के नीचे, या फिर वो क्या कर रहे थे उस हल्के हरे पानी में, हरे रंग के पानी में अंदर बाहर हो रहे थे, जिसमें कि उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away। और यही करते करते उनको थोड़ा ही वक्त हुआ था कि उन्होंने ध्यान दिया कि एक और लड़का है, एक और बच्चा है जो थोड़ा सा दूर पर खड़े होकर मुझे देख रहा है। स्टेयरिंग एट हिम इन अ रैदर हॉस्टाइल मैनर, और एक बहुत ही अजीब तरीके से उनको घूर रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा है, उन्हें घूर रहा है। किसको? रणजी को। द अदर बॉय वॉज ए लिटिल ओल्डर देन रणजी, और वो जो दूसरा लड़का था वो बच्चा नहीं था, वो रणजी से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। टॉलर, थिक सेट विथ अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, मतलब बड़ा था, थोड़ा सा गोरा था, इसलिए उसके होंठ लाल लग रहे थे, लंबा भी था। थिक सेट मतलब स्टाउट या सॉलिडली बिल्ट। स्टाउट का मतलब होता है सिर्फ लंबा या मोटा नहीं होना, चौड़ा होना, शरीर चौड़ा होना, मतलब कोई पहलवान या कोई जिम जाने वाला बच्चा, इस प्रकार का वो बच्चा था, जिसकी नाक थोड़ी सी चौड़ी थी, है ना, और मोटी थी, और उनके जो लिप्स थे वो रेड कलर के थे। तो अब क्या हुआ, वहां पर सुकून से मजे लेते हुए रणजी ने ध्यान दिया अचानक से कि एक लड़का है जो दूर से खड़े होकर उनको देख रहा है, और वो सिर्फ साधारण तरीके से देख नहीं रहा है, वो घूर रहा है, बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा है। तो वो व्यक्ति कैसा था, वो थोड़ा सा रणजी से उम्र में बड़ा लग रहा था, थोड़ा चौड़ा और लंबा भी था, और उसकी नाक मोटी सी थी और होंठ लाल रंग के थे। शायद उनका रंग जो है वो रणजी से थोड़ा सा ज़्यादा साफ होगा, इस वजह से उनके होंठ लाल लग रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो व्यक्ति जब देखता है रणजी को, he had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out। उन्होंने सिर्फ रणजी को देखा था और रणजी ने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने कुछ किया, लेकिन जब रणजी ने उनको देख के कुछ भी नहीं बोला तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, What are you doing here, mister? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये किसने बोला? उस अजनबी व्यक्ति ने बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रणजी who was prepared to be friendly, और रणजी को लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था लड़ने में। उसने क्या किया, वो तैयार था अच्छी बात करने के लिए, है ना, दोस्ती बढ़ाने के लिए। was taken aback at the hostility of the others tone। taken aback मतलब सरप्राइज हो जाना, जैसे अरे ये क्या बोल रहे हो, taken aback, ठीक है। हॉस्टिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा बुरा व्यवहार। इल विल मतलब बुरे मन से, या फिर एनिमिटी मतलब दुश्मनी से।
तो रणजी जो कि दोस्ती यारी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, वो इस प्रकार का सवाल सुनकर थोड़े से धक्क रह गए कि अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कि तो मेरे से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि रणजी ने जब कुछ भी नहीं बोला, रणजी को लगा ठीक है देख रहे हैं आना होगा तो आ जाएंगे। रणजी को इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं थी। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो जो अजनबी व्यक्ति था जो घूर रहा था रणजी को, वो अचानक से बोल पड़ा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रणजी जो कि अच्छे से बात करना चाह रहा था, ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया कि मैं तो इनसे अच्छे से बात करने वाला था, ये इतना गुस्सा किस कारण से है। आई एम स्विमिंग, रणजी कहते हैं मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड वाई डोंट यू ज्वाइन मी, वो कहते हैं मैं तैर रहा हूँ, आप भी आ जाओ साथ में तैरते हैं। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड दी अदर, तो दूसरा व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति था वो कहता है कि मैं हमेशा अकेले ही तैरता हूँ। दिस इज माई पूल आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, ये मेरा तालाब है और मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो रणजी होता है उस सवाल का जवाब देता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो कहता है मैं यहाँ पे तैर रहा हूँ, आओ हम साथ में तैरते हैं। वो बोलता है कि मैं हमेशा अकेले ही तैरता हूँ, ये मेरा तालाब है और मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अजनबी रणजी को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। The stranger strode up to Ranji who still sat on the rock. तो रणजी क्या था, बढ़िया आराम से पत्थर पे बैठा था, उसको ये नहीं लगा था कि बात बढ़ सकती है। जो अजनबी व्यक्ति था वो बहुत ही तेजी से चलते हुए धम 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 गुस्से में चलते हुए रणजी के पास आता है और जो कि उस पत्थर पे बढ़िया आराम से बैठा हुआ है, प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, वो अपने पैरों को मतलब अपने चौड़े चौड़े पैरों को बहुत ही जोर जोर से उस रेत पर रखते हुए said as though this would settle the matter once and for all, और वो इस तरीके से आए थे कि मैं अभी ही इस पूरे मैटर को रफा दफा कर दूंगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, वो अजनबी लड़का बोलता है क्या तुमको पता नहीं है कि मैं एक योद्धा हूँ। आई डो नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह गाँव के रहने वाले लोगों से जवाब नहीं लेता, मतलब तुम्हारे जवाब नहीं सुनता। अगर मैंने तुमसे सवाल पूछा है तो चुपचाप यहाँ से उठो और चलते बनो, मेरे को तुम्हारे जवाब सुनने की आदत नहीं है। तो वो गुस्से में रणजी के पास पैर पटकते हुए चल के आता है और रणजी से बोलता है कि क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा या क्या तुमको दिख नहीं रहा मैं एक योद्धा हूँ और मैं तुम्हारे जैसे गाँव के लोगों से जवाब नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ और तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे जवाब नहीं देना है। और वो इतने गुस्से में आए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही इस पूरे बात को रफा दफा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एक बार में रणजी को डरा के यहाँ से भगा देंगे और रणजी कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, रणजी पूछता है सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, क्या तुमको गाँव वाले लोगों से लड़ने में मज़ा आता है। वेल आई एम नॉट अ विलेजर आई एम अ फाइटर, वो कहता है लेकिन मैं कोई गाँव का आदमी नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं योद्धा हूँ। आई एम अ वॉरियर आई एम अ फाइटर, अब दोनों ये चीज़ बोल रहे हैं, ये रणजी बोलता है और उसके बाद में रणजी कहता है कि मैं गांव का आदमी नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। एक बोलता है आई एम अ वॉरियर, एक बोलता है आई एम अ फाइटर, और वो दोनों दे हैड रीच्ड एन एम्पास। एम्पास का मतलब क्या होता है, इसको हम एम्पास भी बोल सकते हैं। डेडलॉक, डेडलॉक मतलब आपने डेडलॉक मूव के बारे में तो सुना ही होगा। डेडलॉक वो होता है जब दोनों जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते और दोनों इसके आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो मतलब कि प्लेस और पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो वे आउट, ऐसा फंस जाना आपस में कि उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे एक ने कहा मैं वॉरियर हूँ, दूसरे ने कहा मैं फाइटर हूँ, और इसके आगे फिर कोई क्या ही बोले। तो यहाँ पर जाके वो एक डेडलॉक पर पहुँच जाते हैं। तो क्या बात हुई इनके बीच में कि रणजी बोलता है कि क्या आपको गांव वाले लोगों से लड़ने में मज़ा आता है, अगर ऐसा है तो मैं कोई गांव का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक फाइटर हूँ, है ना। तो वो बोलता है मैं वॉरियर हूँ, एक बोलता है मैं योद्धा हूँ, एक बोलता है कि मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, और इस तरीके से दोनों जो हैं डेडलॉक पर पहुँच जाते हैं। फिर one had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter। एक बोलता है कि मैं वॉरियर हूँ, मैं योद्धा हूँ, एक बोलता है कि मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ाकू हूँ। There was little else that could be said। अब यहाँ पर एक मजाक बोला गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा कि थोड़ा ही कुछ बचा होगा बोलने के लिए, मतलब सब तो बोल दिया। अब आप अगर अपने आप को योद्धा कह रहे हैं और कोई आपके सामने वाला बोल रहा है कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी लड़ाकू हूँ, तो फिर इसके आगे क्या बात बचती है, बात तो बराबर ही हो गई एक तरीके से। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, वो बोलता है क्या तुमको समझ में आ रहा है कि मैं योद्धा हूँ। सेड द स्ट्रेंजर
feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. Penetrated मतलब gone through, penetrated मतलब घुसाना, है ना। कोई भी चीज़ जैसे हमने पेनिट्रेट करी है मतलब उसके दिमाग, हम कहते हैं ना कि दिमाग में घुसती रही क्या बात, बिल्कुल वैसे यहाँ पर वो बोलता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रणजी को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पाई है कि वो एक वॉरियर है। तो जब दोनों एक दूसरे का बोल रहे थे कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, तो उसके बाद वो फिर से बोलता है, स्ट्रेंजर क्या तुमको समझ में नहीं आता कि मैं एक वॉरियर हूँ, क्या मैं एक योद्धा हूँ। इस तरीके से जब वो रणजी को बोलता है तो वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद रणजी अभी तक सुन नहीं पाया है कि वो एक योद्धा है, तो बस ये सुन के वो डर के भाग जाए। I have heard you say it 3 times, replied रणजी। रणजी इस सवाल का जवाब देता है कि मैंने तुम्हें ये बोलते हुए 3 बार सुन लिया है। Then why are you not running away? I am waiting for you to run away. वो बोलता है कि फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो यहाँ से, जब तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि मैं योद्धा हूँ? हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। I will have to beat you, said the stranger. मुझे तुम्हारी पिटाई लगानी पड़ेगी, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। Assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. और बहुत ही ऐसे वायलेंट होते हुए, हिंसक होते हुए अपने हाथ को ऐसे दिखाकर बोलता है, लगता है तुम्हें पिटाई लगानी पड़ेगी, लगता है तुम्हें मारना पड़ेगा। अपना हाथ, अपने हथेली ऐसे दिखाकर वो बोलता है। तो वो रणजी को पहले तो सिर्फ बातों से डराना चाह रहा था। हो सकता है इससे पहले उसने किसी को बातों से डराने की कोशिश करी हो तो वो व्यक्ति डर गया हो। तो यहाँ वो रणजी के ऊपर भी सेम चीज़ यहाँ पर वो अप्लाई कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें समझ में अगर नहीं आ रहा, अगर आ गया है कि तुम मतलब मैं एक योद्धा हूँ। रणजी बोलता है मैं आपको 3 बार ये बोलते हुए सुन चुका हूँ। तो बोलता है फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे यहाँ से, तुम्हें डर नहीं लग रहा? और फिर वो कहता है अपना हाथ दिखाते हुए कि तुमको तो मुझे मारना पड़ेगा, तुम्हें तभी समझ में आएगा कि मैं एक योद्धा हूँ और तुम्हें यहाँ से पहले ही भाग जाना चाहिए था। I am waiting to see you do it, said रणजी। अब रणजी यहाँ क्या बोलता है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे मारोगे। You will see me do it, said the other boy। तुम अब देखोगे वो करना, जो तुम देखना चाह रहे थे वो तुम अब देखोगे। ये दूसरा व्यक्ति बोलता है। रणजी waited, the other boy made a strange hissing sound। रणजी ने थोड़ा इंतजार किया और दूसरे व्यक्ति ने एक बहुत ही अजीब सा हिस करने वाली आवाज़ निकाली। या तो वो सांस ले रहा था या वो गुस्से से गुर्रा रहा था। They stared each other in the eye for almost a minute। और 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे। मतलब आप देख रहे हो छोटे बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये बच्चे, छोटे बच्चे हैं और इनमें लड़ने का कितना जुनून है, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाना कि भाई मुझसे बड़ा डॉन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये दिखाना यहाँ पे उनके लिए कितना ज़रूरी है कि एक तालाब के अधिकार के लिए दोनों की लड़ाई हो रही है। तो क्या होता है, रणजी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे मारते कैसे हो। तो वो बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा। और ये क्या है कि वो गुस्से से गुर्राने की आवाज़ निकालता है और 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूरते रहते हैं एक दूसरे को, ताकि दोनों में से कोई तो डरे। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster। Muster का मतलब होता है यहाँ पर कलेक्ट, एक साथ इकट्ठा करना। जितनी ताकत वो एक बार एक थप्पड़ में इकट्ठी कर सकता था उसने वो ताकत ली और रणजी को एक चांटा मार दिया। रणजी स्टैगर्ड, फेल्ट वीक या अनस्टेडी, मतलब थोड़ा सा वो हिल गया एकदम से। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी ज़ोर से चांटा पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा हिल गया, अनबैलेंस हो गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, और उसे थोड़ी सी बेहोशी सी आने लग गई, एकदम से चक्कर आ जाते हैं ना जब भी चोट लगती है सर पे या मुंह पर, कभी भी चोट लगती है तो एक हल्का सा हमको वीकनेस एक बहुत ही महसूस होने लग जाती है। There were thick red finger marks on his cheek, और इसके गाल पर मोटी मोटी उंगलियों के निशान यहाँ पर छप गए थे। तो क्या होता है, 1 मिनट तक एक दूसरे को घूरने के बाद रणजी और वो अनजान लड़का जो है पास आते हैं और वो अनजान लड़का रणजी को सारी अपनी पूरी ताकत लगा के थप्पड़ मार देता है। रणजी एकदम से बहुत हिल जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। उसे हल्का सा बेहोशी सी लगने लग जाती है और उसके गाल पर मोटी मोटी उंगलियों के निशान छप जाते हैं क्योंकि उसको इतनी जोर का चांटा पड़ा था। There you are, exclaimed his assailant। assailant क्या होता है, a person who attacks। assailant मतलब अटैक करने वाला जो इंसान होता है उसे हम कहते हैं assailant। there you are हम क्या बोलते हैं, ये लो, खुश,
ऐसा। उन्होंने बोला ये लो, विल यू बी ऑफ नाउ, अब तो तुम चले जाओगे ये थप्पड़ खा के, वो ये बोलता है। फॉर आंसर रणजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रणजी ने जवाब देने के लिए यहाँ पर फॉर आंसर रणजी swung, swung क्या है, स्विंग मतलब पता है ना, स्विंग का मतलब होता है झूला, और हम हाथ को ऐसे झुलाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, स्वंग किया, मतलब उन्होंने झुलाया, पास्ट फॉर्म है, तो वो swung his arm up and pushed hard, अपने हाथ को ऊपर की तरफ झुलाते हुए एक बहुत ही ताकत से, बोनी मतलब हड्डियों वाली, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था वो बच्चा, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, लिम्स वर सपल, तो उनके जो हाथ थे वो भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे, शायद मेरे ही जितने पतले होंगे, और ऐसे हड्डी वाले अपनी मुट्ठी बनाकर उसके मुंह पे मार दिया। तो बढ़िया यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, एक ने चाटा मारा और उसने कहा कि ये लो खुश हो, अब तो जाओगे यहाँ से, जिसके जवाब में रणजी ने अपनी सारी ताकत लगा के उस मुट्ठी से उनके मुंह पे मार दिया। अब क्या होता है, जब उसने उससे पूछा कि अब तुम ये चाटा खा के जा रहे हो, तो रणजी ने अपनी मुट्ठी से उसके मुंह पे वार किया, मतलब अब फिर दोनों यहाँ पे बराबर लेवल पर आ गए थे, एक ने चाटा मार दिया था, एक ने मुट्ठी मतलब ऐसे करके घूसा मार दिया था। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स स्वेइंग ऑन द रॉक, एक दूसरे के गले पर थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे का गला ऐसे पकड़ा हुआ था, एक ने ऐसे पकड़ा था, एक ने सामने वाला पकड़ा हुआ था, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे। स्वेइंग ऑन द रॉक, स्वेइंग मतलब मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब ऐसे ऐसे हो रहे थे, एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते कि मैं उससे छूट जाऊं और उसका गला दबा दूं, और सामने वाला भी सेम चीज कर रहा था, तो दोनों ऐसे ऐसे करके हिल रहे थे, स्वे कर रहे थे, है ना, स्वेइंग कर रहे थे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, टम्बलिंग मतलब ऐसे लड़खड़ा रहे थे रेत के ऊपर। रोलिंग ओवर एंड ओवर, गुलाटियां खाते हुए, लेटते हुए। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उनके पैर और उनके हाथ अब फंस गए थे, वही डेडलॉक वाली स्थिति पर आ गए थे। अब पहले सिर्फ बातों का डेडलॉक था, अभी यहाँ पे हाथ पैर का डेडलॉक हो गया था, आपस में फंस गए थे एक डेस्परेट और वायलेंट स्ट्रगल के वजह से। डेस्परेट मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा चाह होती है कुछ करने की, बेचैनी होती है ना, वो चीज़, और वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक, जैसे हमने सोचा नहीं था कि पूल के बारे में, हमें लगा था बच्चे क्या ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को पत्थर मार देंगे या फिर बातों ही बातों में लड़ेंगे। भाई साहब यहाँ पे तो उन्होंने एक दूसरे के गले पकड़ लिए थे, तो बहुत ही हिंसक जो लड़ाई यहाँ हो रही थी, उसमें अब दोनों के हाथ और पैर फंस चुके थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गैस्पिंग मतलब गहरी सांस लेना, हमने एक और जगह गैस्प करना देखा था, जोडीज फोन में जब उनकी मम्मी गैस्प करती हैं ये सुन के, ये होता है गैस्प करना, एकदम डर से गहरी सांस लेना। और कर्सिंग मतलब एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए और गहरी सांस लेते हुए। क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, ऐसे पकड़ने की कोशिश करना, क्लॉ मतलब पंजा होता है ना, किसी भी पक्षी का जो पंजा होता है उसे कहते हैं क्लॉ, तो जो क्लॉ मतलब इस तरीके से पकड़ना, दूसरे हाथ से एक दूसरे को चांटा मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, शैलो का मतलब होता है उथला, शैलो का उल्टा होता है डीप, तो गहरा मतलब डीप, शैलो मतलब उथला। तो जहाँ पे तालाब थोड़ा उथला था, वहाँ पे ये लोग लड़ते लड़खड़ाते गुलाटियाँ खाते हुए उस उथले पानी में पहुँच गए। तो लड़ाई का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हमें रस्किन बॉन्ड ने दिया है, जो कि पढ़ के और समझ के ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही थी, और छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन लड़ाई यहाँ पर चल रही थी। तो अब क्या होता है, एक दूसरे को थप्पड़ और मुक्का मारने के बाद वो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं, और ये करते हुए वो एक तरफ से दूसरी तरफ पत्थरों पे हो रहे थे, रेत पर लड़खड़ा रहे थे, गुलाटियां खा रहे थे, पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे थे, चांटा मार रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, और थक रहे थे तो गहरी सांस भी ले रहे थे, और मतलब जो बन पड़ रहा था वो कर रहे थे, एक दूसरे को बस जैसे तैसे वो मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये करते करते वो उथले पानी में, उथले तालाब में लुढ़क गए, लुढ़क कर वो पहुंच गए। Even in the water, the fight continued. पानी में पहुंच के भी लड़ाई रुकी नहीं कि अरे हम पानी में पहुंच गए चलो सूखे में चलते, नहीं, वो लड़ रहे थे, वो फिर भी लड़ रहे थे। Spluttering and covered with
मड। स्प्लटरिंग मतलब इस तरीके से, स्पीकिंग क्विकली कंफ्यूजली, मतलब बहुत तेज तेज कुछ कुछ बोलना, जब मुंह में थोड़ा सा पानी भी जा रहा है तो बोलना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। स्प्लटर कर रहे थे और थोड़ा सा मिट्टी से भी भर गए थे, क्योंकि पहले वो धूल में थे, अब वो पानी में आ गए, तो वो पानी धूल मिलके मिट्टी बन गई। दे ग्रोब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, एक दूसरे का सर और गला पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रोब्ड मतलब ऐसे करके ढूंढते हैं ना कहीं पे कि कुछ ऐसे करके मिल जाए तो पकड़ लो, बस वैसे ही ग्रोब करने की कोशिश कर रहे थे। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, फ्रेंजीड मतलब वायलेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हिंसक स्ट्रगल, लड़ाई के बाद, अनसाइंटिफिक लड़ाई के बाद, मतलब उनको टेक्निक नहीं आती थी ना, इसलिए अनसाइंटिफिक लड़ाई के बाद, नाइदर बॉय हैड एमर्ज्ड विक्टोरियस, दोनों में से कोई सा भी लड़का जो था वो जीत के बाहर नहीं निकला था। तो पानी में भी लड़ाई करने के बाद दोनों एक दूसरे का गला या सर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इतनी मेहनत से भरी हुई लड़ाई और इतनी ज़्यादा इच्छा, इतने ज़्यादा हिंसक लड़ाई लड़ने के बाद भी दोनों में से कोई भी जीत के काबिल नहीं था, दोनों एक बराबर ही थे। अगर उसको 4 चोट आई थी तो इसको भी 4 चोट आई ही थी। Their bodies heaving with exhaustion, क्योंकि अब दोनों थक गए थे। exhaustion मतलब थक जाना, exhausted होना मतलब टायर्ड होना, तो थक जाना, जो उनके शरीर था वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था, थकान की वजह से ऐसे सूजन सी लग रही थी। They stood back from each other, एक दूसरे से दूर हो गए। Making tremendous efforts to speak, tremendous मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी एक दूसरे से कुछ बोलने के लिए, ठीक है। tremendous का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत ही ग्रेट था, तो मतलब बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे थे कि वो एक दूसरे से कुछ बोल सकें। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, वो बोलता है अब तुमको समझ में आया कि मैं एक योद्धा हूँ। गैस्प द स्ट्रेंजर, सांस लेते हुए थकते हुए बोलता है अब तुमको समझ में आया कि मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, और यहाँ पे सेड रणजी विथ डिफिकल्टी, और रणजी भी बहुत थका हुआ था तो वो भी बहुत मुश्किल से कहता है कि अब तुमको समझ में आया कि मैं एक लड़ाकू हूँ। ऐसे करके दोनों बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि दोनों इतने तेज़ तेज़ ये बोल रहे थे कि अब तुमको समझ में आया कि मैं एक वॉरियर हूँ, तुमको समझ में आया कि मैं एक लड़ाकू हूँ। इस तरीके से वो अभी भी दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते एक दूसरे को, ठीक है। तो उनके शरीर क्योंकि थकावट से भर गए थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उनको बोलने के लिए। जब हम थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी सांस फूल जाती है, हमें पानी पीना होता है ना, ताकि हम कुछ बोल सकें, और हम बोलते भी हैं तो रुक रुक के बोलते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ हाइफन लगा हुआ है कि अब समझ में आया तुमको कि मैं एक वॉरियर हूँ, इस तरीके से वो बोल रहे थे, ठीक है। दोनों आपस में इस तरीके से बात करते हैं और they gave a moment's consideration to each other's answer, एक मोमेंट खाली देते हैं ताकि सामने वाला सोचे। जैसे कि वॉरियर ने कहा उसको कि तुम्हें पता चला मैं वॉरियर हूँ, तो उसने 1 मिनट इंतज़ार किया, फिर फाइटर ने बोला कि तुम्हें समझ में आया कि मैं फाइटर हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा समय दिया कि दोनों को ये रियलाइज़ हो जाए कि ताकत तो दोनों में बराबर है। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस पल में, उस शांतिपूर्वक पल में, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उस सन्नाटे में क्या सुनाई दे रहा था, उनकी भारी भारी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी और उनके दिल की तेज धड़कती हुई धड़कन सुनाई दे रही थी। तो जब दोनों ने यहाँ पर अपनी क्या बोलते हैं बातें कहकर थोड़ा सा शांतिपूर्वक एक माहौल बनाया, एक पल, छोटा सा पल दिया कि दोनों कुछ भी नहीं बोलेंगे और सिर्फ सांस लेंगे, तब दोनों की गहरी सांसें और दिल की तेज धड़कती हुई धड़कन जो थी वो सुनाई दे रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, अब यहाँ पे वो जो अनजान लड़का था जो खुद को वॉरियर कह रहा था, वो कह रहा था मतलब अभी भी तुम पूल छोड़ के नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रणजी, रणजी ने ताव दिखाते हुए कहा मैं नहीं जाऊंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू दिस फाइट सेड द अदर, वो कहता है मतलब फिर हमको ये लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी, जिसका जवाब रणजी ने दिया ठीक है। अब दोनों अपनी बात पे अड़े हुए थे। रणजी, जिसको 2 ही दिन हुए थे ये पूल मिले हुए, उसे ये पता था कि ये व्यक्ति यहाँ मुझसे पहले आता है और पहले से आता रहा है, तो उसके बावजूद रणजी यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं था। जब
उस वॉरियर ने कहा कि उस वॉरियर ने ये सुना कि रणजी बोलता है कि तुम्हें समझ में आया कि मैं एक फाइटर हूँ, तो वो वॉरियर भी समझ गया कि ये पीछे नहीं हटने वाला है। तो वो रणजी से कहता है मतलब तुम अभी भी पूल छोड़ के नहीं जाओगे? रणजी बोलता मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलता है मतलब कि हमको ये लड़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी। और ये कहकर रणजी बोलता है ठीक है, आगे बढ़ा लेंगे। बट नाइदर बॉय मूव्ड, लेकिन दोनों लड़के हिले नहीं अपनी जगह से। नाइदर टुक द इनिशिएटिव, और दोनों ने वापस से लड़ाई शुरू करने का कोई यहाँ पर जो है आगे कदम नहीं उठाया। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब एक नया आइडिया। हम कहते हैं ना, हम इससे इंस्पायर होके एक डांस कर रहे हैं, या हम इससे इंस्पायर होके एक पेंटिंग बना रहे हैं। इंस्पायर का मतलब सिर्फ प्रेरणा नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से ये आइडिया लिया है, ये उपाय हमको ये देख कर आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसको एक नया आइडिया आया। We will continue the fight tomorrow, he said। और उसको आइडिया क्या आया, उसको नया उपाय क्या आया कि हम ये लड़ाई कल करेंगे, बाकी की लड़ाई कल करते हैं। If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today। अब देख रहे हो बातें, वो बोलता है कि अगर तुम कल लड़ने आते हो तो ये लड़ाई हम कंटिन्यू करेंगे और फिर मैं तुम पे दया नहीं करूंगा जैसे मैंने आज तुमको दया करके छोड़ दिया। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसी बड़ों जैसी बातें कर रहे हैं। एक बोलता है कि कल हम इस लड़ाई को बराबर करेंगे, पूरा करेंगे। तो दूसरा कहता है कि अगर आप यहाँ कल आ गए तो आप फिर बचोगे नहीं, क्योंकि मैं आज जैसे दया करके आपको छोड़ रहा हूँ ना, कल वैसे दया नहीं करूँगा। ये बात दोनों के बीच में होती है। वॉरियर रणजी कहता है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, पक्का आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा चाहे तुम कुछ भी करो। They turned from each other then and going to their respective rocks, और वो एक दूसरे से पीठ करके अपने अपने पत्थरों के पास जाने लगे। Put on their clothes and left the forest by different routes, अपने अपने कपड़े पहने और अलग अलग रास्तों से जंगल से बाहर निकल गए। अब क्या हुआ, रणजी ने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा और मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। और वो एक दूसरे से दूर मुड़ जाते हैं और अपने पत्थरों पे जाके जो उनके कपड़े डले हुए थे उन्हें पहनते हैं, और वो अपने गांव के रास्ते निकल जाता है और रणजी अपने गांव के रास्ते निकल जाता है। तो यहाँ पर ये खत्म होती है लड़ाई जो कि ड्रॉ हो गई थी, है ना, टाई मैच हो गया था, दोनों एक बराबर पे थे, दोनों एक बराबर थक गए थे। अब अगले दिन क्या होता है, वो लोग, उनकी दुश्मनी कैसे आगे बढ़ती है और पूल का अधिकार कौन लेके जाता है, हमको पार्ट 2 में पता चलेगा, जो कि आपको मिलेगा 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर। गूगल पे जाके टाइप करें magnetbrains.com, और जब वेबसाइट खुलेगी तो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है सबसे पहले, जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और आपकी क्लास जो कि है क्लास 8। उसके बाद आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के टैब खुल जाएंगे, जिसमें कि आपको अपना सामान्य अंग्रेजी का टैब ढूंढना है इफ सो हैपेंड बुक के लिए। उस पर टैप करें और आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिसमें सारी यूनिट दी गई हैं और उस यूनिट के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपको जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो के सामने वॉच नाउ है उस पर क्लिक करें और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आपकी बेहतर समझ बन सके, और उसके बाद में अगर कोई डाउट आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी डाउट्स को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ पर 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, तो फिर फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और अपने दोस्तों से और क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।